हेलो दोस्तों, आज जीओसी के सेकंड लेक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जीओसी का जो सेकंड लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि जीओसी का हमारा सिलेबस क्या था। सेकंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो हमारा प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा सिलेबस था उसमें हमारा पहला वाला जो टॉपिक था वो कार्बन के बारे में था। आज हम लोग कार्बन के बारे में बात करेंगे। तो कार्बन के बारे में यदि मैं बताऊं तो कार्बन का यदि हम लोग इसके बारे में देखें तो कार्बन का यदि सिंबल की बात करें तो कार्बन का जो सिंबल होता है वह 6 होता है। इसका एटॉमिक नंबर के बारे में देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक वेट अगर देखा जाए, एटॉमिक मास देखा जाए तो 12 होता है। ये तो हमारी कार्बन की बात हो गई कि कार्बन का सिंबल प्रतीक C, परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान संख्या कितनी मिल गई 12। अगर इसके आइसोटोप्स के बारे में बात किया जाए, कार्बन के समस्थानिक के बारे में बात करें, हम लोग आइसोटोप्स के बारे में बात करें तो कार्बन के समस्थानिक जो होते हैं, आइसोटोप्स की जो संख्या होती है वह 3 होती है। कार्बन के आइसोटोप्स की संख्या कितनी होती है? 3। पहले वाले आइसोटोप्स के बारे में बात करें तो 6C12 और दूसरे वाले आइसोटोप्स के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इसका जो दूसरा आइसोटोप्स होता है 6C13 और तीसरे वाले आइसोटोप्स के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इसका जो तीसरा वाला होता है वो होता है 6C14। आइसोटोप्स के बारे में आप लोग पहले से वाकिफ हो। आइसोटोप्स हम लोग किसे कहते हैं? अगर उसके बारे में देखा जाए, समस्थानिक किसे कहते हैं? तो ऐसे एलिमेंट अथवा ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान, जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो और द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक, आइसोटोप्स इन इंग्लिश वर्ड। तो आज हम लोग आइसोटोप्स, कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में देखेंगे। तो आइसोटोप्स में हमने देखा तो इसके 3 आइसोटोप्स थे, 6C12, 6C13 और 6C14। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यदि मैं करूं, इन तीनों आइसोटोप्स के बारे में यदि मैं बात करूं तो इसमें से यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं कि बताइए इसमें से कौन हमारा रेडियो एक्टिव जो है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हमारा कौन इसमें है, उस एलिमेंट के बारे में हमें बताइए। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव तत्व की यदि बारे में बात किया जाए तो रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में हमें पहले से पता है। रेडियो एक्टिव तत्व वह तत्व होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन की संख्या का मान जो आ जाए वह बड़ा आ जाए या तो इक्वल आ जाए, किसके? 1.5 के। दैट मीन्स हम लोग इस फॉर्म से देखेंगे कि क्या इन तीनों कार्बन के समस्थानिक में कोई हमारा जो कार्बन दे रखा है, कार्बन समस्थानिक, क्या कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कि नहीं है, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कि नहीं। उसके लिए हमने फॉर्म देख रखा है कि न्यूट्रॉन की संख्या बटे प्रोटॉन की संख्या निकालिए, अगर उसका मान 1.5 से ज्यादा आ जाए या इक्वल आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इस वाले पहले वाले समस्थानिक के बारे में देखा जाए तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम लोग निकालें तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए, दैट मीन्स न्यूट्रॉन की संख्या 6 और इसका परमाणु क्रमांक ऑलरेडी कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। दैट मीन्स इसमें न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस वाले टर्म में देखा जाए तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 7, द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक कितना? 6 और इसमें हम यदि यहाँ भाग दें तो कितना आ जाएगा? 6 1 जा 6, आपका बचा कितना? 1। दैट मीन्स 6 1 जा 6, दैट मीन्स 1.1 आ गया। इस वाले टर्म में अगर देखा जाए तो इस वाले टर्म में हम लोग देखें तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 8 और परमाणु क्रमांक कितना? 6। अगर इसको हम लोग यदि निकाले मान को तो 6 1 जा 6 बचा कितना? 2, दैट मीन्स 6 3 जा 18, 1.3 आ गया। तो इस वाले टर्म में हमने देखा कि कार्बन के 3 समस्थानिक थे, न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन की जब संख्या निकाली तो एक में 1 आ गया, एक में 1.1 और एक में 1.3। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी टर्म में न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन की संख्या जो है 1.5 से ज्यादा नहीं आ रही है, 1.5 से ज्यादा न। तो पहली टॉपिक हम लोग का जीओसी में था। लेक्चर नंबर 2 में हमने कार्बन के बारे में देखा। कार्बन में हमने इसका प्रतीक देख रखा, समस्थानिक देख रखा और रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है कौन सा नहीं हम लोग देख चुके। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं दूसरी वाली टॉपिक में। हम लोग इस वाले लेक्चर में जीओसी के दूसरी टॉपिक हमने सिलेबस में लिखवाया है विदलन, लिसिस के बारे में हम लोग दूसरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो दूसरी टॉपिक जो हम लोग की वह लिसिस है। दूसरी टॉपिक की यदि बात किया जाए तो दूसरी टॉपिक हमारी क्या है? लाइसिस। तो लाइसिस के बारे में यदि देखा जाए उसे हिंदी में हम लोग विदलन बोलते हैं। अगर विदलन के बारे में देखा जाए कि हमारा विदलन क्या होता है, इसको इंग्लिश वाले टर्म में हम लोग लाइसिस बोलते हैं, LYSIS, लाइसिस। बारे में हम लोग देखें, आप लोग एजम्पशन कर लीजिए कि हमारे पास कोई एक कार्बनिक यौगिक दे रखा है। कार्बनिक यौगिक में हमने ले रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर इस वाले टर्म में देखा जाए तो
इस पक्ष की तरफ हमारा जो CH3 है, इस पक्ष की तरफ जो हमारा CH3 है वह सिंगल सिंगल बॉन्ड की आपस में कोवैलेंट के द्वारा साझेदारी करके किसी एक बॉन्ड का निर्माण किए हैं और उसी बॉन्ड के द्वारा यह जो CH3 मॉलिक्यूल जो है उस वाले CH3 मॉलिक्यूल से साझेदारी करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया है। चूंकि इसमें हम लोग विदलन के बारे में देख रहे हैं, विदलन के मीन्स कहने का, लिसिस के कहने का यही मतलब है कि यह मेरा बॉन्ड जो होगा वह ब्रेक होगा। अब इसमें जो हमारे विदलन हो सकता है वह दो टाइप से हो सकता है। विदलन जो होगा इसमें दो टाइप से होगा। अगर पहला विदलन, पहले वाले कंडीशन की अगर बात करें हम लोग, कंडीशन नंबर 1, विदलन कंडीशन नंबर 1 की अगर बात करें तो विदलन हम लोग इसमें ऐसा मान लेते हैं कि मान लीजिए यह मेरा एक पक्ष था और यह मेरा एक पक्ष था, दोनों में शादी हुई है और शादी के फलस्वरूप इन दोनों में तलाक की कंडीशन आ गई और दोनों अपने बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि हम लोग बॉन्ड को छुट्टी छुट्टा हो जाए, तो इसमें होगा क्या, दो कंडीशन बन सकती है। अगर मान लीजिए यह जो लड़का वाला पक्ष है, लड़की से अगर 2 लाख लिया है तो लड़का वाला पक्ष अपना 2 लाख मांगेगा और लड़की वाला भी पक्ष उतना अपना पैसा ले लेगा। दैट मीन्स उस वाले कंडीशन में अगर देखा जाए तो दोनों समान रूप से अपने अपने जो पैसे लगाए थे, दोनों समान रूप से अपना अपना पैसा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो विदलन होगा उसे हम लोग समविदलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समविदलन। और इंग्लिश वाले टर्म में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलिसिस। तो यह पहली वाली कंडीशन थी कि जब इन दोनों में छुट्टी छुट्टा की कहानी हुई तो दोनों अपने अपने जो थे पैसे एक दूसरे से वापस ले लिए। लेकिन दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक कहानी के बारे में अगर देखा जाए, ऐसा हुआ कि लड़की वाला पक्ष जो था और जो लड़का वाला पक्ष, हम मान लीजिए कि क्रॉस वाले को हम लोग लड़की मान ले रहे हैं और डाट वाले पक्ष को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, लड़का। हम नीला से लड़का दर्शा दिए डाट वाले पक्ष को और क्रॉस वाले पक्ष को हम लोग क्या दर्शा दिए, लड़की। अब एजम्पशन कर लीजिए कि आप लोग इसमें विदलन हुआ, हिलिसिस वाली प्रोसेस हुआ और लड़का वाला पक्ष जो था उसको जो लड़की वाली है आरोप लगा दिए, इसे केस कर दिए, तो यह तो लड़का खुद ही जेल में जाएगा, दैट मीन्स इसका बाप भी जेल में जाएगा। इसके कहने का क्या मतलब है, इस प्रकार से जो हमारा लिसिस होगा उस प्रकार के लिसिस को, उस प्रकार के विदलन को हम लोग क्या बोलेंगे, विषम विदलन। क्या बोलेंगे, विषम विदलन। और विषम विदलन को अगर हम लोग इंग्लिश वाले टर्म में देखा जाए तो विषम विदलन को हम लोग इंग्लिश वाले टर्म में बोलते हैं हेट्रोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग देखें विदलन हमारे दो टाइप से हो गए, एक हमारा था सम विदलन और दूसरा वाला क्या था, विषम विदलन। तो दैट मीन्स यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक जो हमारा उत्पन्न हो रहा है वो दूसरा वाला विदलन है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, विषम विदलन, हेट्रोलिसिस बोल रहे हैं। हेट्रोलिसिस के आधार पे हम लोग देखें कि जब इन दोनों में डिवोर्स की कंडीशन आ गई, तलाक की कंडीशन आ गई, तो एक पे लड़का जो था वो पॉजिटिव चार्ज हो गया और लड़की जो थी निगेटिव चार्ज। दैट मीन्स लड़का जो है लड़की का पैसा लेके बैठ गया, पैसा लेके बैठने का मतलब ये धनवान हो गया और ये क्या हो गया, गरीब। इसके आधार पे आप बोल सकते हो कि विषम विदलन के फल स्वरूप हमारे दो प्रकार के आयन का निर्माण हो जाएगा। एक हमारा जो होगा वह धनायन वाला पक्ष होगा और दूसरा वाला जो पक्ष होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऋण आयन वाला पक्ष। लेकिन इसमें कार्बन है इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे कार्बो धनायन और एक को बोलेंगे कार्बो ऋण आयन वाला पक्ष। ठीक है, तो विदलन के फलस्वरूप हम लोग देख चुके हैं कि एक हमारा धनायन वाला पक्ष है, एक हमारा ऋणायन वाला पक्ष है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि इसमें दो टाइप से हमारे बन जाएंगे, एक कार्बो धनायन, एक कार्बो ऋणायन। तो सबसे पहली वाली टॉपिक हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, समविदलन के बारे में, कि समविदलन होता क्या है, होमोलिसिस होता क्या है, उसकी हम लोग परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल के साथ साथ क्या करेंगे, आगे समझेंगे। ठीक है, तो लाइसिस में पहले वाले टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे होमोलिसिस के बारे में। अगर होमोलिसिस के बारे में बात की जाए तो समित आप लोग मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक कार्बनिक यौगिक दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 दे रखा है, इसमें हमने एजम्पशन कर लिया कि यह जो मेरा CH3 वाला कार्बनिक परमाणु है, कार्बनिक यौगिक है, और यह जो CH3 वाला कार्बनिक मॉलिक्यूल है, इसमें हमने एजम्पशन कर लिया कि इसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन थे वह डाट वाले इलेक्ट्रॉन थे और इस वाले के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन थे वह क्या थे, क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन थे। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड का विदलन हो जाए, लाइसिस हो जाए, जैसे यह मेरा बॉन्ड ब्रेक होगा तो ब्रेक के फल स्वरूप यदि यह वाला जो कार्बन का स्पीसीज है यह अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के दूर चला जाए और प्लस का यह अपना वाला इलेक्ट्रॉन अगर लेकर के दूर चला जाए, तो इस प्रकार से मिलने वाले कार्बनिक स्पीसीज को हम लोग क्या बोलेंगे, समविदलन के फल स्वरूप जो हमारे इस प्रकार से मिलने वाला कार्बनिक यौगिक हो गए, कार्बनिक स्पीसीज हो गए, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, मुक्त मूलक बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, मुक्त मूलक, और इसे हम लोग इंग्लिश वाले टर्म में बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो हमने देख रखा कि जब हम लोग जैसे ही होमोलिसिस वाला प्रोसेस करवा रहे थे, होमोलिसिस के फलस्वरूप हम लोग देख रखे थे, तो यह CH3 के आउटर सेल में कोई डाट वाला इलेक्ट्रॉन था, इस वाले CH3 के आउटर सेल में कोई क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन था। इसमें जैसे इलाइसिस वाला बीरल वाला प्रोसेस हुआ, यह अपना इलेक्ट्रॉन लेके दूर हो गया, यह अपना इलेक्ट्रॉन लेके दूर हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास एक अलग प्रकार के कार्बनिक की स्पीसीज मिल गई, तो उसे हम लोग क्या बोले हैं, मुक्त मूलक बोल रहे हैं, फ्री रेडिकल बोल रहे हैं। अब अगले वाले टर्म में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कि हमारा मुक्त मूलक क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्री रेडिकल के बारे में अगर देखा जाए, मुक्त मूलक के बारे में देखा जाए, तो अगली हेडिंग हम लोग की आ गई मुक्त मूलक। इसको हम लोग इंग्लिश वाले टर्म में बोलेंगे फ्री रेडिकल। मुक्त मूलक होता क्या है, अब इसके बारे में अगर डिफिनीशन की बात की जाए, फ्री रेडिकल की बात की जाए, तो फ्री रेडिकल वाले टर्म में हम इसे बोल सकते हैं ऐसे कार्बनिक स्पीसीज जिसमें कार्बन परमाणु पे कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हो, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हो, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मुक्त मूलक बोल सकते हैं। दैट मीन्स अब हमारे पास जो कार्बन की स्पीसीज आएगी, CH3 पे कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होगी, उसी को हम लोग मुक्त मूलक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुक्त मूलक। अब कार्बन पे मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति और कार्बन के से डायरेक्ट साझेदारी किए हुए तत्वों के आधार पे इस मुक्त मूलक को निम्न 3 भागों में आप बांट सकते हो। 1 डिग्री का फ्री रेडिकल, 2 डिग्री का फ्री रेडिकल, उसके साथ साथ 3 डिग्री का फ्री रेडिकल। दैट मीन्स अगर 1 डिग्री के फ्री रेडिकल की अगर मैं बात करूं, तो CH2 सिंगल बॉन्ड में CH3 और इसके आउटर सेल में हमारा कोई एक इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। 2 डिग्री की अगर मैं बात करूं, तो CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इधर पे दे रखा है सिंगल बॉन्ड में CH3, और इस वाले कार्बन के आउटर सेल पर कोई एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है। अगले वाले टर्म में देखा जाए, तो C सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, और इस वाले कार्बन पर हमारा कोई एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। दैट मींस इस वाले टर्म में अगर देखा जाए, तो यहाँ पे डिग्री के आधार पे हम लोग मुक्त मूलक को निम्न 3 भागों में बांट सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आ गई, बेसिक बात यह आ गई कि हम लोग इसे क्यों 1 डिग्री, इसे 2 डिग्री और इसे 3 डिग्री बोलते हैं, क्यों, कैसे हम लोग इसे पहचान सकते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो, जिस वाले कार्बन पे हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उस वाले कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट 1 कार्बन जुटा हुआ है, तो इसे बोल सकते हो 1 डिग्री का फ्री रेडिकल। अब इस वाले टर्म में देखा जाए, इस वाले टर्म में इस वाले कार्बन पे मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है और इसे डायरेक्ट 2 कार्बन हमारे जुड़े हैं, तो इसे बोल सकते हो 2 डिग्री का फ्री रेडिकल। इस वाले टर्म में देखा जाए, तो इस वाले कार्बन पे हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है और इससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इसे डायरेक्ट हमारे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं 3 डिग्री का मुक्त मूलक, 3 डिग्री का फ्री रेडिकल। तो ये हमारा यह मुक्त मूलक हो गया। मुक्त मूलक की अभी हमने डिफिनीशन क्या बोली, कि ऐसे कार्बनिक स्पीसीज जिसमें कार्बन परमाणु पे कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थित हो, उन्हें हम लोग मुक्त मूलक के रूप में जान सकते हैं। डिग्री के आधार पे हमने देखा 1 डिग्री का मुक्त मूलक, 2 डिग्री का मुक्त मूलक और 3 डिग्री का मुक्त मूलक। अब अगले वाले टर्म में हम लोग बात करेंगे मुक्त मूलक के स्थायित्व का क्रम। दैट मीन्स हम स्टेबिलिटी बात करेंगे, स्टेबिलिटी या फ्री रेडिकल। अब इस वाले टर्म में देखें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तो हमारा मिल गया, लेकिन इसमें अगर मैं स्थायित्व के क्रम के बारे में बात करूं कि कौन सा जो मुक्त मूलक है वह ज्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री वाला की 2 डिग्री वाला की 3 डिग्री वाला मुक्त मूलक ज्यादा स्टेबल है। अब इसके बारे में अगर बात करें, तो अगली हेडिंग जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी स्टेबिलिटी ऑफ मुक्त मूलक। अगले वाले टर्म में हम लोग क्या बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ मुक्त मूलक। तो डिग्री के आधार पे जब हम लोग देख रखे हैं, हमारा फ्री रेडिकल जो था वो डिग्री के आधार पे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के रूप में विभक्त हो गया। आज हम लोग बात करने वाले अगले टर्म में कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में अगर देखा जाए, तो इस वाले कंडीशन में हमने अभी देखा कि इस वाले सेंट्रल वाले आइटम पे मुक्त मूलक उपस्थित था, उसे डायरेक्ट हमारा एक कार्बन जुटा हुआ था, तो हम लोग इसे बोल दिए 1 डिग्री का। और इस वाले टर्म में हम लोग देखेंगे कितने डिग्री का मुक्त मूलक, 2 डिग्री का, और यह कितने डिग्री का फ्री रेडिकल, 3 डिग्री। अब इस वाले टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल दैट मींस मुक्त मूलक के स्थायित्व के क्रम के बारे में बात कर रहे हैं कि 1 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा कि 2 डिग्री वाला कि 3 डिग्री वाला, कि मेथिल मुक्त मूलक ज्यादा स्टेबल होगा। इस वाले सेंट्रल आइटम से कोई डायरेक्ट कार्बन नहीं जुटा, इसलिए हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, मेथिल मुक्त मूलक, कि मेथिल मुक्त मूलक ज्यादा स्टेबल होगा। इसके स्टेबिलिटी के क्रम के बारे में हम लोग देखेंगे, ये हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी है।
तो इस वाले कंडीशन में अगर देखा जाए तो इस वाले कार्बन के आउटर सेल में मुक्त मूलक की संख्या 1 और उसे डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन की संख्या 1, इससे डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन की संख्या 2 और इससे डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन की संख्या 3। अगर मैं मेथिल ग्रुप की बात करूं, मेथिल ग्रुप की बात करूं, एल्किल ग्रुप की बात करूं, तो उसमें हमारा जो मेथिल है, मेथिल के अंदर जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट पाए जाते हैं। प्लस आई इफेक्ट कहने का क्या मतलब है, दैट मीन्स यह किसी को भी दान दे सकता है या अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकता है। तो इसके आउटर सेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से देने की क्षमता कितनी बार रखेगा, सिर्फ एक बार रखेगा। और यहाँ से देने वाले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और यहाँ से देने वाले कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि अगर यह बेचारा बीच वाला जो सेंट्रल एटम अगर यह गरीब हो गया तो इसे देने वाले 3 लोग होंगे और इसे देने वाले 2 लोग और इसे देने वाले और इसे देने वाला कोई नहीं। तो इसे अगर देने वाले 3 है तो यह ज्यादा देर तक स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा। दैट मीन्स आप इसमें स्टेबिलिटी के आर्डर को अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री का वाला, फिर 2 डिग्री वाला, और सबसे कम 1 डिग्री वाला, और उससे भी कम हमारा कौन आता है, मेथिल मुक्त मूलक। दैट मीन्स आप लोगों ने देखा कि फ्री रेडिकल वाले स्टेबिलिटी के बारे में जब हम लोग बात किए तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का क्रम जो आ गया था वह 3 डिग्री का, फिर वह 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, और सबसे कम किसका आ गया, मेथिल मुक्त मूलक का। तो ये हमारा मुक्त मूलक के बारे में था। मुक्त मूलक के बारे में हमने देखा, उसकी डिफिनीशन के साथ साथ स्टेबिलिटी भी देखा हमने। स्टेबिलिटी हमारी जो थी ये हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नीट हो गया, में जेन हो गया, या तो कोई बीएससी नर्सिंग वाला क्लासेस हो गया, उसमें हमारी स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से पूछती है। इसमें अगले लेक्चर में हम लोग यह भी देखेंगे 1-2 एग्जाम्पल लेकर के कि मुक्त मूलक की स्टेबिलिटी कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं।